नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूपी में बीते एक हफ्ते से जो कुछ भी हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि अब योगी आदित्यनाथ के पुलिस के नाम से अपराधियों की रूह कांपेगी। 2017 में सरकार बनाने के बाद ही योगी ने अपराधियों को अपने खास अंदाज में चेतावनी दे दी थी, लेकिन कानपुर कांड के बाद यह संदेश और भी सख्त हो गया है कि यूपी में अपराधियों की आरती नहीं उतारी जाएगी। इसी पर करेंगे हल्ला बोल में हम चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। हथियार कहां रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुनादी तो गैंगस्टर विकास दुबे के बिकरू गांव में हो रही है, लेकिन 2 जुलाई की वारदात के बाद से अब तक यूपी में जो कुछ भी हुआ उससे संदेश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है कि जो भी हथियार उठाएगा उसका अंजाम विकास और उसके गुर्गों जैसा ही होगा। क्योंकि इस केस में पुलिस ने गिरफ्तारियां कम और एनकाउंटर ज्यादा किए हैं, वो भी इस हनक के साथ कि जो किया सही किया। जो संस्थाएं हैं जिसके प्रति पुलिस आंसरेबल है उनको हम पूरी जवाबदेही के साथ जवाब देंगे। और मैं आपको सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं मुठभेड़ के मामले में, उन सभी चीज़ों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। वैसे यूपी में 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से गैंगस्टर और बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालने के बाद ही अपराधियों को गलत रास्ता छोड़ने या फिर यूपी छोड़ने में से एक का चुनाव कर लेने की सलाह दी थी और आगे भी ये बात बार बार दोहराते रहे। 21वीं सदी में इतनी एनकाउंटर मौतें, आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? जो अपराधी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए। लगातार 2 दिनों में 2 गिरफ्तार अपराधियों का किसी न किसी हादसे के चलते फरार होने की कोशिश और फिर मुठभेड़ में मार दिया जाना इस मामले की बाकी आरोपियों के लिए बिल्कुल सीधा संदेश है। इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। यूपी पुलिस का अगला टारगेट मोस्ट वांटेड अपराधियों की वो लिस्ट है जो चंद महीने पहले ही तैयार की गई थी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह जैसे गैंगस्टर समेत इस लिस्ट में कुल 33 नाम हैं। इनमें से मुख्तार अंसारी गैंग के खास गुर्गे श्री प्रकाश मिश्रा के वाराणसी वाले घर की कुर्की भी कर दी गई है। इसे पंजाब में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जाहिर है पुलिस काफी तेजी में है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, कानपुर से रंजय सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अपराध मुक्त यूपी क्या बन पाएगा? क्योंकि ऑपरेशन क्लीन 2017 के बाद से ही लगातार जारी है, लेकिन आंकड़े भी कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुकी हैं। बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी पुलिस को लेकर भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और समाजवादी पार्टी से नावेद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे ही। ऑपरेशन क्लीन 2017 से ही लगातार जारी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो आंकड़े शेयर किए हैं उन आरोपों के साथ मेरा पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में बीते 3 सालों की अगर हम बात करें तो टॉप पर है अपराध के मामलों में यूपी। हर दिन औसतन 12 हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। फिर ऑपरेशन क्लीन कैसे कामयाब होगा? चित्रा, मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी के जो लोग आंकड़े बनाते हैं और जो उनके ट्वीट बनाते हैं उनको उत्तर प्रदेश का बहुत अंदाजा नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि उन्होंने उन्नाव का एक वीडियो डाला था जिसमें ये कहा कि पुलिस ने पीट पीट के किसान को मार डाला है, और कुछ ही देर बाद वो किसान जब जिंदा दिखाई दिया तो ट्वीट डिलीट करके उनको भागना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक महिला सीओ पे इल्जाम लगाया कि वो मेरा गला दबा रही थी, 24 घंटे बाद पलट गई। तो प्रियंका वाड्रा के आंकड़ों पर मत जाइए, आप जो क्राइम के डेटा जहां से आते हैं वहां पे जाइएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 34%
जो क्राइम है वो क्राइम रेट कम हुआ है। 34% जो हीनियस क्राइम है, हत्या के मामले हुए, डकैती के मामले हुए। और मैं तो कहूंगा कि ठीक है, आंकड़ों के साथ साथ आप खुद बताइए कि आप तो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पिछले 3 सालों में आपने कितने वाकये उत्तर प्रदेश में देखे कि जब किसी अपराधी की तरफ से किसी को फिरौती के लिए धमकी आई हो, किसी व्यापारी को रैंसम कॉल आई हो, किसी का अपहरण हुआ हो जिसमें कहा गया हो कि साहब आपका बच्चा उठा लिया गया, पैसा दीजिए तो वापस किया जाएगा। तो इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, 2017 के पहले थी। और उसका कारण यह था कि जो ये अपराध करते थे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्रवण साहू के बेटे की हत्या हुई और बाद में उनकी खुद हत्या कर दी गई, क्योंकि जो अपराधी अंदर बैठा था जेल के अंदर, मुख्तार अंसारी, वो अंदर से हत्याएं करा रहा था और उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता था, सपा बसपा कांग्रेस सबसे मिलता था। और वो संरक्षण खत्म हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का मनोबल बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं हुई थी, आपको याद होगा, जवाहर बाग की घटना हुई थी जिसमें हमारे 2 जाबाज पुलिस अफसर मारे गए। पुलिस को लाठी चलाने का भी अधिकार नहीं दिया गया। जब अपराधी पुलिस पर गोली चलाते थे तो अधिकारियों को ऊपर से पूछना पड़ता था, जो मौके पे ऑपरेशन पे पुलिस के लोग होते थे उनको पूछना पड़ता था कि हम लाठी चला सकते नहीं चला सकते। तो ऊपर से पूछा जाता था कि कौन से समाज से क्या है, मत चलाओ। और कोई भी घटना इसके चलते उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। सर, लेकिन ये जो ताजा मामला है, शलभ जी एक सेकंड, ये जो ताजा मामला है इसमें तो 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए ना, और थाने से पुलिस वालों ने जानकारी दी। तो ये कौन सा ऑपरेशन क्लीन चल रहा है कि पुलिस से कार्रवाई के लिए जाती है और पुलिस से बताती है अपराधियों को कि ऑपरेशन क्लीन के लिए जा रहे हैं, देखो भाग जाना वरना देख लेना अपना। चित्रा देखिए, जब ऑपरेशन शुरू होते हैं तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। 2017 से पहले इस घटना में आप पता कीजिए कि विकास दुबे के यहां कितने छापे पड़े। 2017 से पहले 12 सालों तक उसके यहां पुलिस एक बार झांकने तक नहीं गई, उल्टे पुलिस उसके यहां मेहमानबाजी के लिए जाती थी। ये जो कार्रवाइयां शुरू हुई 2017 के बाद हुई, 2017 के बाद उसकी 2 बार गिरफ्तारी हुई, तीसरी बार गिरफ्तारी के लिए हम गए थे। और आज उत्तर प्रदेश में स्पष्ट है कि जो भी अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। अगर उसने पुलिस पर हमला किया, निर्दोषों की हत्या की, तो निश्चित तौर पर पुलिस भी गोली का जवाब गोली से देगी। हम इस बात का अधिकार नहीं दे सकते कि अपराधी पुलिस पर गोली चलाता रहे और पुलिस चुपचाप हाथ बांधे खड़ी रहे, गोली खाती रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 के चुनावों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन शलभ मणि का आरोप है कि गलत आंकड़े वो रखती हैं देश के सामने। पता नहीं शलभ मणि जी कौन से आंकड़े कोट कर रहे हैं, क्योंकि जो एनसीआरबी डेटा होता है वही अपराध का एक आंकड़ा पूरे देश में आता है। वो डेटा भाजपा की केंद्र सरकार ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अंतोगत्वा निकला। और उसमें बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ता है, क्योंकि मेरा गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश है और मैं बड़े फक्र से कहती हूं जहां जाती हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश रेप कैपिटल ऑफ इंडिया है। सबसे ज्यादा औरतों के खिलाफ अपराध के मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले उत्तर प्रदेश में है, जितनी अगजनी के मामले हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, और तो और अवैध असलहों का सबसे ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश में है। और यह हमारा मैन्युफैक्चर्ड डेटा नहीं है, यह सरकारी आंकड़ा है, एनसीआरबी का डेटा है और ये योगी जी के राज का डेटा है। तो पता नहीं कौन से डेटा की वो बात कर रहे हैं। मैं डेटा की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि आंकड़े अपने आप में झूठ नहीं बोलते। मुझे सिर्फ 2 बातें रखनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठोको नीति योगी जी ने अपनाई, उस ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ ये तो आज उनको बताना पड़ेगा देश को और पूरे प्रदेश को। आपने कहा शूट करो, पुलिस ने शूट किया, लेकिन क्या हुआ उस शूट का नतीजा? हर क्राइम पैरामीटर पे, हर अपराध के पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश निरंतर अपराध की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। पता नहीं कौन से प्रदेश की बात शलभ मणि जी कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं जैसे राम राज्य है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, दिन में 10 फोन मेरे पास मेरे जिले से आते हैं जहां पर पुलिस की बर्बरता के मामले हैं। और तो और जो विकास दुबे, जिसका अंत और बुरा होना चाहिए था, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे अपराधी का, विकास दुबे के मामले तक को ले लीजिए। 2017 से 2020 तक योगी प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा? क्या अभी तक उस मामले में हुआ है? उसने 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद 2 भाजपा विधायकों का नाम लेके बोला है। क्या हो रहा है उन विधायकों के साथ? उनकी पूछताछ हो रही है? किस तरह की बातें हो रही हैं इस प्रदेश में? चलिए इसका मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। शलभ मणि त्रिपाठी जी, इस अपराधी ने आपके 2 विधायकों का नाम लिया था, पूछताछ की गई क्या उन लोगों से? नहीं, देखिए ये कितना खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। इसका प्रमाण देखिए कि राजा रामपाल कौन है। राजा रामपाल तो इनकी पार्टी के नेता हैं। प्रियंका वाड्रा जी भी पिछले दिनों बैठ के राजा रामपाल के साथ चर्चा कर रही थी कि विकास दुबे के मामले पे उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ना। अरे राजा रामपाल कौन है बताइए ना, कौन है राजा रामपाल?
प्रियंका वाड्रा उनसे चर्चा कर रही थी किसके मुद्दे पर? आप तो विकास बताइए, दुबे के मुद्दे भगवती पर। सागर और कौन है? राजाराम की आपके फोटो elected MLA 50 है ना? फोटो है, 50 फोटो राजाराम असल में पाल आप की लोगों विकास के साथ दुबे के साथ प्रॉब्लम में क्या? है। आपसे सवाल तो पूछ आप लो। ये बताइए ना, आप आप ये नहीं भगवती बताएंगे, सागर आप ये नहीं और बताएंगे कि कैसे अभिजीत सांगा कैसे का नाम आप लोगों ने बताइए। लगातार राजनीतिक आप संरक्षण दिया भगवती अपराधियों सागर और को। अभिजीत आप ये नहीं सांगा का नाम बताएंगे बताइए। आपकी प्रियंका वाड्रा जो लोग पुलिस पर हमला करते हैं हमारी उत्तर तो प्रदेश में 31 साल से उनके घर सरकार ही जाके नहीं प्रियंका है। वाड्रा क्यों रोती हमारी है? तो 31 साल से प्रियंका सरकार वाड्रा ही नहीं है। उपद्रवियों के घर सरकार जाके तो क्यों आप रोती क्यों सफा की रही है? है? प्रियंका अब आप वाड्रा विकास की बातें दंगाइयों के घर करेंगे। जाकर क्यों रोती है? नहीं क्यों रोती हैं? दंगाइयों घर क्यों जाती हैं? जिन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंका, जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, प्रियंका वाड्रा उनके घर जाके क्यों रोती हैं? किसी पुलिस वाले के यहाँ गई? प्रियंका वाड्रा किसी पुलिस वाले के यहाँ गई? किसी शहीद पुलिस वाले के यहाँ प्रियंका वाड्रा गई आज तक? दंगाइयों घर क्यों जाती है? उपद्रवियों घर क्यों जाती है? पोस्टर लगाने का विरोध क्यों करती है? हाँ नहीं, आप फैक्ट की बात आएगी तो बदतमीजी पे आ जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई, मैं कहता रहा हूँ राजाराम पाल कौन है बताइए ना। राजाराम पाल क्यों भूल जाती हैं? राजाराम पाल क्यों भूल रही हैं? उस चर्चा में आप भी थी क्या? उस चर्चा में आप भी थी क्या? प्रियंका वाड्रा के साथ आप भी बैठी थी क्या? उस चर्चा में आप भी बैठी थी क्या प्रियंका वाड्रा के साथ? राजाराम पाल बगल में बैठे थे प्रियंका वाड्रा जी के साथ और चर्चा कर रहे थे विकास दुबे पर। 50 फोटो राजाराम पाल के साथ है। मैं भी शालीनता से बता रहा हूँ, झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए। राजाराम पाल कौन है ये बता दीजिए। बहुत शालीनता से मैं बात कर रही राजाराम हूं पाल कौन है बता दीजिए। तमीज से बात करिए। मैं भी शालीनता से पूछ रहा हूँ, राजाराम पाल कौन है बता दीजिए ना। उसके नाम आपकी पे पार्टी के है कि नहीं है? भगवती राजाराम पाल आपकी पार्टी के नेता है कि नहीं जो है? आपके विधायक हैं, राजाराम पाल आपकी उनके पार्टी के साथ नेता कब है कि नहीं है? पूछताछ इतना होगी? बता दीजिए। आपके इतना दो बता विधायक दीजिए, हैं कि राजाराम नहीं पाल है ये आपकी पार्टी के बताइए। नेता है कि नहीं आपके है? दो नहीं, विधायक विकास हैं दुबे कि से नहीं है मैं वो बात बताइए। मैं तुझे एक एक करके मैं जल्दी जल्दी जवाब लेती हूँ, ठीक है? शलमणि जी बता दीजिए, अब दो विधायकों का नाम लिया है तो जाहिर तौर पर पूछताछ तो होनी ही चाहिए। पूछताछ कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी? क्या जवाब देंगे? पूछताछ होगी या नहीं होगी? अब सरकार में है, आप ही इस चीज राजाराम पाल का नाम क्यों नहीं लेती है? राजाराम पाल का वो नाम ले लेंगी, पहले आप बताइए दो विधायकों से पूछताछ होगी नहीं होगी? शलमणि जी दो विधायकों का नाम बिल्कुल, बोल दिया मैं तो कह रहा हूं सबसे पूछताछ होगी, सबसे पूछताछ होगी जो भी इस दायरे में आएगा। लेकिन राजाराम पाल का नाम क्यों नहीं लिया जिनके साथ प्रियंका वाड्रा ने विकास दुबे के मुद्दे पर चर्चा की? 50 फोटो पड़ी है राजाराम पाल के साथ में और आप राजाराम पाल से पूछ रहे हैं कि विकास दुबे के मुद्दे को हमें हवा कैसे देनी अरे है? भाई, मैं आप दो दंगाइयों विधायकों घर का जाती नाम हैं लेकर जो आपसे पुलिस पूछ पर रही हमले हूं, करते शलमणि हैं। त्रिपाठी जी। नहीं, दंगाइयों घर आप जाती हैं, प्रियंका वाड्रा दंगाइयों घर जाती है जो पुलिस पर हमले करते हैं, पुलिस की दंगाई हत्या तो का आप प्रयास लोगों को करते बोलते हैं ना। हैं। मेरठ आप में लोगों को कौशल दंगाई शर्मा बोलने से थोड़ी उसके दंगाई घर हो पर जाएंगे। जिन्होंने आप हमले किए, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स आप को बताइए ना दंगाई पोस्टर बोलते हैं। जिनके लगे, आपका जिनके क्या तमीज पोस्टर को है? सुप्रीम आप कोर्ट ने रिटायर्ड जायज पुलिस ठहराया, ऑफिसर्स को दंगाई जिनके बोलते हैं। पोस्टर ये को सुप्रीम प्रदेश को कोर्ट ने आपने बना जायज दिया है। ठहराया, इस उस तरह पोस्टर उत्तर पर प्रदेश प्रियंका को वाड्रा आपने ने बवाल अपराध प्रदेश बना ठीक दिया है, अब आप लोगों के कहा, मैं से आगे बढ़ते हुए मैं आ जाती हूँ सीधे बाकी मेहमानों के पास। समाजवादी पार्टी के नावेद सिद्दीकी जी ठीक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम आएंगे। लेकिन नावेद सिद्दीकी जी ठीक है, सुप्रिया मैं आती हूँ, तुरंत आ रही हूँ आपके पास। नावेद सिद्दीकी जी, आप यूपी सरकार के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वो बहुत सारे फोटो ट्वीट कर दे रहे हैं आपके नेता के साथ आज जो अपराधी पकड़ा गया है। दूसरा सवाल यह है कि आप एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ सुप्रिया जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। नावेद सिद्दीकी जी, वो जवाहर बाग कांड की भी याद दिला रहे हैं कि आपकी सरकार थी 2016 में क्या हुआ था? ऋचा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूंगा कि ये जो अंत हुआ उसका इससे बुरा अंत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो शहीद पुलिसकर्मी हुए हैं उनके लिए हम लोग उनके परिवार के साथ हैं, लेकिन उसको लेकर के आते और बड़ा खूबसूरत शेर है ऋचा जी, आप समझेंगे इसको कि मुझसे मत पूछ मेरे दिल के राज ऐ हमदम, मुझसे मत पूछ मेरे दिल के राज ऐ हमदम, इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। तो इसमें नाम आने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और अभी शुरुआत में मैंने एक चीज सुनी बहुत अच्छी, शुरुआत में ये कहा गया कि 2017 से पहले कोई जो थी फिरौती मांगी जाती थी, उसके बाद फिरौती नहीं मांगी गई। मैं सारी चीजें ये क्लियर कर दूं कि ये जितने भी सक्रिय होते हैं बदमाश, जितने भी सक्रिय होते हैं, जितने भी ये हैं बाहुबली वगैरह, आप देखिए मैं शुरुआत करूंगा, ले जाऊंगा शलभमणि को श्री प्रकाश शुक्ला के पास, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आतंक मचा रखा था और खुलेआम छूट थी, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री की फिरौती ले ली उसने और कुछ नाम उसने कहा कि हम जाहिर करेंगे, तो 1998 22 सितंबर को उसका वो पिस्टल छीन के भागता है। सर अब आप श्री प्रकाश शुक्ला पर जा रहे हैं, ठीक है मैं समझ गई, उसे गोरखपुर से शलभमणि जी आते भी हैं, लेकिन मैं अब आ जाती हूँ, आपकी जो सरकार रही है, आपकी भी पार्टी के 4 बार मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री चाहे मुलायम सिंह जी को ले लें, अखिलेश यादव को 12 से 17 तक ले लें, आप लोगों ने अपराध पर अंकुश लगाया क्या? जो आंकड़े हैं वो तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। देखिए आंकड़े पे आप जाइए तो सबसे पहले
आप देखिए NHRC की रिपोर्ट देखिए, उसने किस तरह से इनके ऊपर इनकाउंटर पे कितनी रिपोर्टें इन्होंने कितनी नोटिस भेजी और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंची। ये आपने देखा होगा ये सारी चीजें। और मैं एक चीज और बता दूं, आप मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज मिल रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टाइम NHRC की, और जहां तक ये बात है कि किसको संरक्षण कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव जी थे उस वक्त आपको याद होगा, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जब थे 2011 की बात बता रहा हूँ, हाँ। उस वक्त कई ऐसे आपराधिक छवि के लोग जो थे पार्टी में आने को बेकरार थे, लेकिन अखिलेश जी ने बिल्कुल कह दिया कि हम इनको नहीं लेंगे। वो बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मीडिया ने ही सर अब आप नाम नहीं लेंगे तो आप किसी के ऊपर भी आरोप लगाकर ऐसे चलते बनेंगे, ये तो ठीक नहीं है। वो कौन कौन से अपराधी बड़े बड़े नाम थे जो आना चाहते थे समाजवादी पार्टी में, आप लोगों ने बाहर रखा, आप ही बता दीजिए। देखिए, अरे आप अपने आर्काइव डिपार्टमेंट में दिए, आप लोगों ने अब मैं सर अब सारा काम मीडिया पर ही सौंप देंगे तो फिर विपक्षी पार्टी का काम क्या रह जाएगा? नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि उस वक्त मीडिया जो थी समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट करती थी, खाली एक दल को नहीं। उस वक्त उसने अखिलेश यादव जी को भी ये बहुत अच्छा दिखाया कि देखिए आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। फिर एक मंच से एक बाहुबली को जब मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने हटा दिया तो वो कितना चला कि देखिए एक अखिलेश यादव जी ने एक बाहुबली को धक्का दे दिया, मंच से हटा दिया। बाद में कुछ लोगों ने प्रेस वार्ता करके ये कह दिया कि हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेस वार्ता भी खारिज कर दी गई, उन लोगों को नहीं लिया गया, ज्वाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उनको नहीं लिया गया। अब आप सोच लीजिए अखिलेश यादव जी इस छवि के लोगों से कितना नाराज होते हैं। वो सात छवि के आदमी है, बेदाग दामन है उनका। और आप देख लीजिए ये श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर आप ये बजरंगी का क्या हुआ, मुन्ना बजरंगी को जेल में ठोक दिया गया। क्यों ठोक दिया गया? क्योंकि इसलिए ठोक दिया गया क्योंकि कई नाम वो बताने वाला था, कई नाम वो लेकर आता। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दरअसल बड़े बड़े नामों का खुलासा करने वाले जो गैंगस्टर हैं वो खादी या खाकी वालों के नाम नहीं ले पाए, उसके पहले उनको ठोक दिया जाता है। ठीक है सर, समझ गए मैं आपकी बात, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं ठीक है सर, मतलब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल संरक्षण है, इसका जवाब देंगे शलभ। ठीक है सर। मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। बजरंगी माना गया मुख्यमंत्री कौन थे? योगी जी थे। अभी ये सर अब आप श्री प्रकाश शुक्ला पर जाएंगे तो बहुत सारे दूसरे नाम भी सामने आएंगे, ठीक है, और उस वक्त का गैंग वॉर और कौन कौन से लोग थे सर उस पर हम नहीं जाते हैं, हम लौट कर आ जाते हैं अभी मौजूदा वक्त। और आप 2012 से 17 तक की सर चित्रा नाम है मेरा, 2012 से 17 तक पर हम रहे तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल ज्यादा बेहतर होगा कि 2012 से 17 तक आपने क्या एग्जाम्पल यूपी के लिए सेट किया था। ठीक है सुधींद्र भदौरिया जी, लेकिन सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारे एनकाउंटर हुए। अभी तक का आंकड़ा बताता है 2017 से लेकर योगी सरकार के अब तक के मौजूदा कार्यकाल में 119 एनकाउंटर हुए, 74 की मजिस्ट्रेट जांच भी की गई है और पूरी जांच में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। तो एक तरीके से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और उसको दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी से भी क्लीन चिट मिल रही है। देखिए जो अभी की ये घटना है ये सभी के लिए बहुत ही बड़ा इस समय एक सोचने का मौका है, एक चैलेंज है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। इस अपॉर्चुनिटी को हम चैलेंज समझकर इस सिस्टम को सुधारने की दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2017 के बाद से ही नहीं हुआ है। मैं तो पीछे चले जाऊं तो इनसे बड़े डकैत थे ददुआ, उनका भी एनकाउंटर हुआ था। उससे पहले चला जाऊं तो मैं वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की भी प्रवक्ता हैं, छविराम जो विक्रम सिंह जी आपके डिबेट में बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से हत्याएं की थी सभी लोग जानते हैं, उनका भी जो एनकाउंटर हुआ था। मैं कहना ये चाहता हूं कि तमाम तरह के एनकाउंटर होते रहे, तमाम तरह की घोषणाएं होती रहीं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रतापगढ़ में जाकर कहा था कि कुंडा के गुंडा को हम उसका खात्मा करेंगे, पर अपनी सरकार में ही उन्होंने मंत्री भी बनाया उनको। तो देखिए अगर हम वास्तव में सिस्टम को उतारना खत्म, जो क्रिमिनलाइजेशन का सिस्टम है उसको खत्म करना चाहते हैं एक बात, और अगर हम राजनीति केवल करना चाहते हैं और टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी बात। मैं चाहता हूं कि क्रिमिनलाइजेशन खत्म होना चाहिए और
उत्तर प्रदेश सर में खत्म कैसे होगा? जो गैंगस्टर मारा गया है, उसका इंटरव्यू बताता है कि वो बहन जी की पार्टी का नाम लेकर कहता है बहन जी मुझे जानती हैं, मेरे नाम से पहचानती हैं। 15 साल उनकी मां का बयान सामने आता है कि 15 साल तो ये बीएसपी में रहा था। सर आप यहाँ पर अब क्लीन की बात करते हैं कि पार्टी क्लीन होनी चाहिए। एक उंगली आप दूसरों पर उठा रहे हैं, 3 तो आपकी ओर इशारा कर रही हैं सुधींद्र जी। बहन जी ग्रास रूट वर्क कर रही हैं, सबको जानती हैं, पर ये भी जान लीजिए कि ये लोग भी सबको जानते हैं, और उसके बावजूद ये क्राइम पनपता रहा है। राजनाथ सिंह जी इस समय और आपने 15 साल तक रखा उस आदमी को पार्टी में जिसका एनकाउंटर हुआ है कल। हम चाहते हैं कि सिस्टम रिफॉर्म हो, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बैठे, इंक्वायरी करे, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जो भी क्रिमिनलाइजेशन में लिप्त है सबको मुक्त किया जाना चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि एक आदमी ने ये 8 हत्याएं नहीं कर दी, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ा नेक्सस है। ये नेक्सस है भू माफिया का, ये नेक्सस है लिकर माफिया का, ये नेक्सस है इसको कहते हैं माइन माफिया का। ये सारे नेक्सस मिलकर इस सिस्टम को सर आपने भी तो बचा के रखा था ना। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, 2007 से 12 तक आपकी फुल मेजोरिटी की सरकार रही, आपने भी तो अच्छा पाला पोसा ना अपराधियों को, तभी तो ये 15 साल आपकी पार्टी में था। ये सिस्टम जो खाली उत्तर प्रदेश का नहीं है, हम भारत में रह रहे हैं, और मैं आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में कितने एनकाउंटर होते हैं, मैं उसके बावजूद भी क्रिमिनल्स फंसते रहते हैं। कितना आतंकवाद के खिलाफ किन किन प्रांतों में लड़ाई होती है, फिर भी आतंकवादी हमले होते रहते हैं। हमें सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। ठीक है सर, सिस्टम सुधरेगा कैसे? विक्रम जी अब मैं आपके पास आ जाती हूँ, उसके बाद आशुतोष इसी सवाल के साथ मैं आपके पास भी लौटूंगी। सिस्टम सुधरेगा कैसे? क्योंकि जिस पुलिस वालों के ऊपर आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं, अगर वही पुलिस वाले अपराध में लिप्त पाए जाएं, अगर वही पुलिस वाले गैंगस्टर के गुर्गे बन के काम करते हुए नजर आए, 1-2 लोग तो अभी पकड़े गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा नेटवर्क होगा यकीनन जिसका पकड़ा जाना अभी बाकी है। यहां पर ऑपरेशन क्लीन कैसे चले विक्रम सिंह जी? चित्रा जी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप थानों को एसएसपी के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि उसमें राजनीतिक मित्रों की बहुत ज्यादा दखल हो गई। पहले दाल में नमक के बराबर राजनीतिक हस्तक्षेप होता था, अब आज खुलेआम सांसद, एमएलए, मिनिस्टर्स कहते हैं इनको हमारे क्षेत्र में दे दीजिए। क्षेत्र केवल भारत का है और केवल संवैधानिक है, किसी राजनीतिक पार्टी का क्षेत्र। आज हालत यह है कि थाने की पोस्टिंग और एफआईआर को लेकर के राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल छत चढ़ के बोल रहा है। एसएसपी का रिट चल नहीं रहा है, और जब एसएसपी का रिट नहीं चल रहा है, 1-2 कौड़ी के दरोगा एसएसपी से कहते हैं कि साहब हमारी पोस्टिंग आप नहीं करा पाएंगे, अगर आप कराएंगे तो स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री मेरा कर सकते हैं। तो ये चीज चिंता का विषय, राजनीतिक मित्रों को सोचना चाहिए। एक खुथल पुलिस व्यवस्था न सिर्फ आपको भी नहीं बचा पाएगी, इसलिए बेहतर ये होगा जो पुलिस सुधार है प्रकाश सिंह के, उनको लागू कर दे। लेकिन आपकी अनिवार्यता है, आप लागू नहीं करेंगे। ये 10 साल लागू नहीं हुए, 2006 में व्यवस्था आई थी, आज 14 साल हो गए लागू नहीं हुई, और न ये और लागू होगी, क्योंकि हमारे कई राजनीतिक मित्र जो बड़ी वरिष्ठ पोजीशन में हैं, उन्होंने चित्रा जी मुझको बताया है कि ये सड़ी गली पुलिस व्यवस्था ही हमारी प्राण ऊर्जा है, जो कि हमें राजनीति करने देती है। अगर पुलिस व्यवस्था सुधर गई, सब काम नियमानुसार होने लगे, विधि सम्मत तरीके से होने लगे, तो मैं राजनीति कहां से करूंगा? हमारा भ्रष्ट थाना अध्यक्ष जो है वो हमारे कहने पे एफआईआर लिखेगा, हमारे मुखालिफों को बंद करेगा, हमारे लिए बूथ कैप्चरिंग में सहायता करेगा, हमारे लिए विकास दुबे की तरफ पीट करके खड़ा हो जाएगा। वरना सब कुछ अगर ठीक ठाक हो जाए तो विकास दुबे नहीं आएंगे, विकास दुबे नहीं आएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? इसलिए ये यक्ष प्रश्न है, पहले इसका उत्तर दे लें। क्या आप वाकई समाधान चाहते हैं तो पुलिस सुधार लागू कीजिए, नहीं चाहते हैं तो अभी हर पंचायत में एक विकास दुबे गया है और 1000 बैठे हैं तैयार होने के लिए। तो पहला तो इसका उत्तर ये दे दीजिए। शलभ मणि जी से मैं ये कहूंगा बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़ा सुधार किया है, लेकिन 2-3 डिस्टर्बिंग चीजें जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। सहारनपुर एसएसपी के ऊपर बीजेपी नेताओं का आक्रमण, बनारस में पुलिस कर्मियों को वर्दीधारी के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रमण, ये चीज देखिए अशोभनीय है। आपने मेरा कार्यकाल देखा है, और आप देखिए कोई अगर ठीक ठाक पुलिस अधिकारी होता तो ये नेताओं को वो दुर्गत करता ही राजनीति छोड़ देते। शलभ मणि जी आप समझ लीजिए, ये मनोबल के लिए जरूरी है कि ऐसे नेताओं पे जरा अंकुश रखें। अपने सब अपनी मर्यादा में रहे, पुलिस अधिकारी अपनी मर्यादा में रहे, नेता अपनी मर्यादा में रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। शलभ जी इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले आशुतोष में आपका रुख करते हुए
खादी है खाकी को पाल पोस कर बड़ा करती है और अपने काम निकलवाती है अलग तरीके से, लेकिन अगर ऑपरेशन क्लीन अगर चल रहा है अपराधियों पर अंकुश करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ की हम बात करें खाकी वर्दीधारियों की और खादी वालों की, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़े ऑपरेशन क्लीन की जरूरत है। यह स्थिति बन पाएगी क्या, कभी लगता है ऐसा? नहीं, देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि जब ऑपरेशन क्लीन होने लगता है, इसका मतलब यह है कि उस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त की जो सरकार है, उस वक्त के सांसद और विधायक हैं, उनको दरअसल उस प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है, संविधान सम्मत व्यवस्था है, उसमें उनको यकीन नहीं है। क्योंकि पुलिस का काम यह है कि कानून और व्यवस्था को स्थापित करना, ना कि कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेना। जब पुलिस और प्रशासन यह कहने लगे कि अपराधी को माला पहनाए क्या, तब मान लीजिए कि उस प्रदेश का जो एडीजी, जिसका नाम प्रशांत कुमार है, वो इस वक्त सत्ता के मद में बुरी तरीके से डूबे हुए हैं और वही उस समस्या की सबसे बड़ी जड़ भी है। जड़ इसलिए है क्योंकि इस देश का संविधान है। संविधान क्या कहता है कि अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस कानून व्यवस्था के हिसाब से उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ेगी, पकड़ने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अदालत के पास जाएगा और अदालत सारे तथ्यों को देखने के बाद ये फैसला करेगी कि उस आदमी ने अपराध किया या अपराध नहीं किया है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए या वो बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। ये कानून कहता है हिंदुस्तान का। अगर कानून ये कि ठोक दो, तो उसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जुडिशियल पूरी सिस्टम बैठ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपने राज्य की व्यवस्था पर पूरा भरोसा नहीं है, और जिस राज्य का मुख्यमंत्री और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री वो अगर एनकाउंटर में अगर यकीन करने लगे, तब मान लीजिए कि वहां व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, महाराष्ट्र किसकी सरकार में एनकाउंटर नहीं हुए हैं? मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक के एक बने। अब तक 56 जैसी फिल्में बनी, क्या वहां पे अपराध खत्म हो गया? अपराध नहीं खत्म हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल ये देश और ये चीज तो संविधान से चलेगी, रूल ऑफ लॉ से चलेगी। अगर संविधान सत्ता में बैठे हुए लोग खुद अगर कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे और उनका कानून पे यकीन नहीं रहेगा, तब सरकार नहीं चलेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहां समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए, बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हुए, इनमें और कांग्रेस के लोग बैठे, इनमें से किसी पार्टी का आदमी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि उसने पुलिस व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश नहीं की, उसने पुलिस और अपराधियों की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं की। जब सत्ता खुद अपराधियों को बढ़ाने का काम करती है, तो यकीन मान लिया, अभी विक्रम सिंह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, रिफॉर्म करिए। किसी पार्टी के रिफॉर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कैसे चलेगा सिस्टम? क्योंकि अपने अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, अपराधियों की इसमें हिस्सेदारी होती है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूं तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि अगर विकास दुबे मामले को ही ले लिया जाए, मेरे पास अखबार की कटिंग है 2001 की, जब उसने मंत्री की हत्या की थी, उसके बाद भी वो बच गया, वो सलाखों के पीछे गया, लगातार न्यायालय के दरवाजे भी परिवार वाले खटखटाते रहे, लेकिन हुआ क्या? क्या 19 सालों तक इंसाफ मिल पाया उस परिवार को? और सिर्फ 2001 की बात नहीं है, उसके बाद एक के बाद एक लगातार हत्याएं वो करता हुआ चला गया। उसके बावजूद खुलेआम वो अपनी संपत्ति बनाता रहा, और आज तो बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि सिर्फ लखनऊ और कानपुर ही नहीं बल्कि दुबई और सिंगापुर तक उसकी प्रॉपर्टी है। मैं एक बात कह दूं, उस जिले में अगर एक ईमानदार एसपी होता तो विकास दुबे की हैसियत नहीं थी कि विकास दुबे इतना बड़ा हो जाता। एसपी तो छोड़ दीजिए, अगर एसएचओ अगर दबंग निकल जाए तो उस इलाके के अपराधियों की हिम्मत नहीं होती, अपराधी भाग के खड़े हो जाते हैं। क्यों ये अपराधी पनपते हैं 17-20 सालों के अंदर? ये सवाल तो बीएसपी को भी जवाब देना चाहिए, मायावती को भी देना चाहिए, अखिलेश यादव को देना चाहिए, मुलायम सिंह को देना चाहिए, कल्याण सिंह को देना चाहिए, राजनाथ सिंह को इसका जवाब देना चाहिए, और अब वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए। क्या हमारी पुलिस व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक अपराधी जो थाने के अंदर घुस के एक मंत्री के रैंक के आदमी का मर्डर करता है और बाइज्जत बरी हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरा सिस्टम। 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल यह है कि 8 सिपाही मरे क्यों? किसकी वजह से मरे? पुलिस वालों किया। वो जिस घर में विकास दुबे रहता था उसको किसने डिमोलिश किया? इलीगल डिमोलिश किया। जिन लोगों ने डिमोलिश किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और जो फेक एनकाउंटर किया गया है विकास दुबे का, क्या वो कानूनन सही है? और आपने अभी कहा कि सबके खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच हुई, सब बाइज्जत, कोई किसी तरीके से कोई क्लीन चिट नहीं मिली, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। और अभी आपको बता दो, विकास दुबे के जो सबसे बड़े गॉडफादर हैं वो योगी सरकार के अंदर मंत्री पद पर और बड़े पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं। वो बीएसपी में थे तब भी पावरफुल में थे, वो अंदर थे तब भी पावरफुल। सब जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। आप देखिए, ये तो मतलब अब आप सबकी तरफ उंगली उठा देंगे, नाम लेने में क्या? मैंने कहा नाम लेने से कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि हर अभी विक्रम सिंह ने कहा वो सहारनपुर में एसएसपी का जो एसएसपी की पत्नी और उसकी बच्ची जिस तरीके से उसने गुहार लगाया था, उसके घर को घेर लिया गया। आप सोच सकते हैं एसएसपी के घर को एक बीजेपी के सांसद के लोगों ने घेर लिया उसको चारों तरफ से, और वो गुहार लगा रहा है। वहां कानून व्यवस्था कहां से होगी? फायदा नहीं है। जो आदमी आज योगी सरकार में, वही लोग बीएसपी की सरकार में थे, वही लोग एसपी की सरकार में भी थे, वही लोग कांग्रेस की सरकार में थे। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन वो कि गिरगिट की तरह अगर नेता रंग बदलते रहे और हर एक पार्टियों का हिस्सा बनते रहे। विकास दुबे के मामले में भी हमने देखा 5 साल बीजेपी में रहा, 5 साल समाजवादी पार्टी में, 15 साल वो बीएसपी में रहा है, और चूंकि 89 के बाद कांग्रेस वहां पर ज्यादा मजबूत रही नहीं तो वहां भी नहीं रहा। हो सकता है इनकी भी सरकार आती तो उसमें भी चला जाता। महत्वपूर्ण बात आशुतोष जी आपने कही है, इसका जवाब शलमणि त्रिपाठी आप दीजिएगा कि सहारनपुर का मामला तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर वहां पर एक पुलिस अधिकारी और उसके पूरे परिवार की स्थिति इस तरह एक बीजेपी का नेता बना देता है तो फिर हम कानून व्यवस्था पर भरोसा कैसे करें अगर खादीधारी लोग इस तरह से हावी रहेंगे। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को जल्दी से हम सुना देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज तक को दिया हुआ वो इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि यूपी में एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद से एनकाउंटर लगातार जारी है। इन्हीं एनकाउंटर्स पर विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है, लेकिन पहले मुख्यमंत्री का यह बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था का। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित हो गया है। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले। और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए। आपने कहा और खूब ताली भी बजी यहां पे कि मैं अपराधियों की आरती उतारूं क्या, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आपको नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा गया कि कानून व्यवस्था जैसी भी क्यों ना हो, सरकार इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो कथित अपराधियों। एक भी मैटर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। अब आप अपने अनुसार किसी एक पेपर की कतरन से नोटिस जारी करें तो मुझे लगता है कि उसका जवाब भी हम लोग देंगे। अभी नोटिस हमें मिली नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना मेरा दायित्व है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं इसको अपना धर्म मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। क्या आप ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही झूठ की इनकाउंटर किलिंग्स की हत्या भी किसी को नहीं है, स्टेज इनकाउंटर किलिंग्स की? एक भी मामले इस प्रकार के नहीं आए हैं, और एक भी नहीं आए हैं, और ना आएंगे, आएंगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि खुली छूट की जो अपराधी दिखे ठोक दो, नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। देखिए, कानून का राज है। कानून के राज का मतलब जैसे मेरे लिए है वैसे हर व्यक्ति के लिए भी है। लेकिन हां, इतना जरूर है, अपराधियों ने अपनी जमानतें निरस्त कराना बंद कर शुरू कर दिया है। जो जेल के अंदर बंद हैं वो बाहर नहीं आना चाहते। हमारी ही रिपोर्ट थी, कुमार अभिषेक शायद यहीं पे कहीं पे है, वो काफी चली भी, जिसमें था कि आजकल इनको बेल पसंद नहीं, बेल नहीं, जेल पसंद है, बेल नहीं पसंद, आना नहीं चाहते। उनको डर है कि आप मरवा देंगे। मराएंगे नहीं, लेकिन वो चैन से रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे किसी को।
ऑपरेशन क्लीन की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त का ये इंटरव्यू है, तब से लेकर आज तक लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन अपराध के आंकड़ों को लेकर विपक्ष के तीखे सवाल भी यूपी सरकार से पूछे जा रहे हैं। सबके बीच एक बड़ी खबर जल्दी से देते हैं, उसके बाद चर्चा में हम दोबारा से वापस लौटेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये निकल कर आ रही है, आपको बता दें विकास दुबे से जुड़े मामलों की एसआईटी जांच का ऐलान हुआ है। 31 जुलाई तक कानपुर की घटना की रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कानपुर शूटआउट की जांच के लिए बाकायदा एसआईटी गठित की गई है और विकास दुबे से जुड़े हर केस की जांच वो करेगी। अब पूरे मामले में जांच किस तरह से आगे बढ़ती है, अपर मुख्य सचिव की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। लोकल पुलिस की भूमिका, खासतौर वो चौबेपुर थाना जिसके पूरे के पूरे पुलिसकर्मी सवालों के घेरे में हैं, उन सारे मामलों की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है और एसआईटी जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट में अब क्या निकलकर सामने आएगा ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा देखना। एक बार फिर से हम चर्चा में वापस लौटे हैं। अपराधियों की लिस्ट तो बना दी गई है और ये बयान भी हमने सुना दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा था कि अपराधियों की पूजा करूं क्या शलभ मणि जी, लेकिन आज तक क्या हुआ? अपराधियों की पूजा अगर सरकार नहीं कर रही है, उसके बावजूद अगर अपराध के आंकड़े या फिर आप दावा कर रहे हैं कि अपराध के आंकड़ों में कोई कमी देखी गई, तो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं या हर रोज जो मामले उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं, ये क्या है? नहीं, देखिए मैं दो बातों का जिक्र करूंगा, आप बहुत समय मुझे नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है। मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। मुख्तार अंसारी कौन है? मुख्तार अंसारी अपराध से राजनीति में आया और राजनीति के बाद उसने किस तरह अपना चोला पहना। तो मुख्तार अंसारी को आप क्या मानते हैं? आज वही मुख्तार अंसारी जो 2017 से पहले, सुनिए 2017 से पहले जिसका एक छत्र राज उत्तर प्रदेश में चलता था, आज वो मुख्तार अंसारी कहता है कि उसकी हत्या हो जाएगी, उसको हार्ट अटैक होता है, वो डरा हुआ है। जो लोगों को डराता था, जो 23 करोड़ लोग जिससे खौफ खाते थे, आज वो मुख्तार अंसारी डरा हुआ है। मुकीम काला जिसने एनआईए अफसर तंजील अहमद की दिन दहाड़े हत्या की, उनकी सरकारी पिस्टल लूट ले गया, वो मुकीम काला कोर्ट में पहुंचता है और गले में तख्ती लटकाकर पहुंचता है और कहता है साहब हमको जेल भेज दीजिए, हम AK-47 चलाते थे पिछली सरकारों में, अब हम ठेला चला लेंगे, हम ये करने को तैयार हैं। ये बदलाव आया है। लेकिन और जो लोग सवाल उठाते हैं एनकाउंटर को लेकर, क्या उनको देवेंद्र मिश्रा का परिवार नजर नहीं आता? मैं तो कहता हूं 3.5 लाख पुलिस वालों का आप अपमान करते हैं। आप बैठ के स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर की बात करते। आपको तो बुरहान वानी भी संत नजर आता था जिसने पुलिस वालों की हत्या की थी, हमारे सुरक्षा बलों की हत्या की थी। आप उस पर भी सवाल उठाते हैं। आप याकूब मेमन की जब फांसी होती है तो आप फांसी रुकवाने के लिए दस्तखत करके चले आते हैं, उस पर शर्म नहीं आती आपको? आप याकूब मेमन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो हर एनकाउंटर के खिलाफ खड़े होते हैं, हर पुलिस की जाबाजी के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारे पुलिस के लोग जब जाबाजी से कोई ऑपरेशन करते हैं तो ये उसके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन देश की जनता इनको देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। किसने अपराधियों को संरक्षण दिया और कौन अपराधियों का सफाया कर रहा है, आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन लोग अपराधियों के साथ खड़े थे और कौन अपराधियों का सफाया कर रहा है। और चित्रा जी, मैं स्पष्ट तौर पर फिर आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा, बेगुनाहों पर गोली चलाएगा, निर्दोषों पर गोली चलाएगा, वो गोली खाएगा। वो ये ना सोचे कि संतोष शुक्ला की केस की तरह वो बरी हो जाएगा और सरकारें उसको मौका देंगी। अभी विक्रम सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि राजनीतिकरण हो गया है। मैं विक्रम सिंह साहब से पूछना चाहूंगा, एसएसपी कौन होता है? आईपीएस अफसर होता है, क्यों नहीं छोड़ देता है जिले की कप्तानी कि नहीं साहब हम नहीं पोस्ट करेंगे, हमें मत हटाइए, कप्तानी से हटा दीजिए? क्या वो दरोगा बन जाएगा? ईमान बेचने के लिए बैठे पुलिस वाले, आप देखिए उसने कैसे मुखबिरी की, वो जेल गया। तो यहां तो राजनीतिकरण है, सीधे राजनीतिक नेताओं पे हमला बोल दो। पुलिस के अफसरों ने कैसे अपना ईमान बेचा है। उत्तर प्रदेश में तमाम आईएएस अफसर जेल काट रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट रहे हैं। वो कौन है? वो तो एग्जाम पास करके आते हैं। सिर्फ नेताओं को गाली दे दीजिए। अरे अपनी भी समीक्षा करिए, अपनी भी समीक्षा कीजिए। बता रहा हूं आपको, प्रदीप शुक्ला कौन थे? प्रदीप शुक्ला आईएएस के टॉपर हुआ करते थे। हम सब उनका पढ़ते थे कि कैसे सिविल सर्विस की तैयारी करें। प्रदीप शुक्ला एनआरएचएम घोटाले में जेल काट के आए। नीरा यादव कौन थी? तमाम नाम है। तो ये ब्यूरोक्रेसी को नहीं सोचना चाहिए क्या? ठीक है, कि आप जैसे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आप नेताओं पे हमला कर देते हैं। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और सवाल पूछ रही है, लेकिन अगर आपकी सरकारों का, हालांकि काफी लंबा वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश से आप कांग्रेस पार्टी को नहीं रहे, लेकिन मैं वीपी सिंह जी का जिक्र किया है यहाँ पर सुधींद्र भदौरिया ने, उन्हीं के कार्यकाल की बात करूं, 80 से 82 में 300 एनकाउंटर करवाए थे उन्होंने। आंकड़ा आपको पता होगा। लेकिन चूंकि बेहमई कांड जो हो गया था उस समय फूलन देवी जिन्होंने 21 लोगों का मर्डर करवा दिया था, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो आपकी भी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो एनकाउंटर तो करवा रही थी। हमारी सरकार का एनकाउंटर अच्छा और इनकी सरकार का एनकाउंटर बुरा कैसे हो गया? सुप्रिया,
ऐसा है चित्रा जी, एनकाउंटर पे आपके सवाल का मैं जवाब दूं, मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए। मैं एक बात का जवाब देना चाहती हूं जो विक्रम सिंह जी ने उठाई, और वो बहुत जरूरी बात है। देखिए, हम सब राजनीतिक तबके से हैं यहां पर, लेकिन अगर हम अपना स्व सर्वेक्षण नहीं करेंगे, अपनी स्व विवेचना नहीं करेंगे, तो हम कहीं नहीं जा सकते। आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में 312 बीजेपी के एमएलए हैं, जिसमें से 114 के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, 83 के हीनियस क्राइम्स हैं, क्राइम्स लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर एंड क्राइम्स लाइक अटेम्प्ट टू रेप एंड रेप। तो इस तरह के वातावरण में हम कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? इस तरह के दागदार लोग हमारी कानून के जानकार और कानून बनाने वाले बैठे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अगर विक्रम सिंह जी जैसे ऑफिसर पलट के कहते हैं कि राजनीतिकरण ना करिए, हमें सुनना पड़ेगा उसको, और राजनीतिकरण तब बंद होगा जब इस तरह के दागदार छवि वाले लोग, अरे 37% एमएलए भाजपा के क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। कौन सी हम यहाँ पे छवि सुधारने की बात कर रहे हैं? और जहां तक आपने एनकाउंटर की बात करी, देखिए ऐसा है, पुलिस कई बार एनकाउंटर करती है, कई बार करना पड़ता है, लेकिन ये आप एक मिनट रुक जाइए। लेकिन ऐसा है कि कई बार चित्रा जी, जो एक ये तथाकथित नीति है, ठोको नीति के नाम से मुख्यमंत्री जी ने इसको छूट दी हुई है, इसीलिए इस पर सवाल उठ रहा है कि आपकी नहीं, सुप्रिया, मैंने तो एग्जांपल दिया, दो सालों में 300 एनकाउंटर, इनके तो 3 साल हो गए, 119 ही हैं। नहीं सुप्रिया, अगर मैं तुलना ही कर दूं तो आपकी वीपी सिंह की सरकार में 2 साल में 300 एनकाउंटर, इनके 3 सालों में 119 एनकाउंटर। नहीं, मैं उस पर जवाब लूंगी, लेकिन पलट के कांग्रेस पार्टी में, एक सेकेंड, मैं पत्रकार हूं, पलट के आपसे भी सवाल पूछने का मुझे हक है। तो फिर गलत क्या है? एनकाउंटर पे आप लोग क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल पूछिए, यही तो मेरा सवाल है कि आपकी सरकार में हो एनकाउंटर तो अच्छा, इनकी सरकार में हो तो बुरा। कैसे क्वेश्चन नहीं होगा चित्रा जी? चित्रा जी, 2 साल का बच्चा भी कल के एनकाउंटर पे सवाल उठा रहा है, कैसे सवाल नहीं उठाया जाएगा? हम एक सिविल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। कल को अगर आपका पर्स लेके कोई आदमी भाग जाता है, आप थाने जाकर उसकी रिपोर्ट करिएगा या आप उसका हाथ कटवा दीजिएगा जैसे अफगानिस्तान में होता है? बताइए क्या करिएगा? ये हिंदुस्तान है, हम डेमोक्रेसी है, कोर्ट्स है, जुडिशियल सिस्टम है, एक सिविल क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसीजर होता है, इस पर सवाल उठाना पड़ेगा। अगर तब हुआ था तो गलत था, तो इसलिए आज भी सवाल नहीं उठाया जाएगा? ये कैसी बात है? आज सवाल ज्यादा उठना चाहिए, क्योंकि आज 21वीं सदी का टाइम है। आज दागदार छवि वाले लोग हमारे नीति निर्माता बनकर बैठे हुए हैं, उन पे सवाल उठाना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण सवाल तो है शलमणि जी, बीजेपी के, मतलब किसी से पर्सनल खुन्नस भी हो तो पता चलो ठोक दो की नीति अपनाई जाने लगेगी, फिर ये बदले की कार्रवाई कहां पर जाकर थमेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शलमणि, आपसे ये सवाल था। देखिए बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, और प्रवक्ता जो कांग्रेस की बैठी हैं, इनसे जरा पूछिए ना कि बाटला एनकाउंटर क्या था। मोहन चंद शर्मा अपने बीमार बेटे को, जो डेंगू से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उसको छोड़ के फर्ज अदा करने गए थे और शहीद हो गए थे। और आतंकियों के मरने पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि आतंकियों के मरने पर सोनिया गांधी रो रही थी। बाटला एनकाउंटर पे इन्होंने सवाल खड़े किए, इन्होंने 26/11 पे सवाल खड़े किए। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कौशल शर्मा, जिस पुलिस वाले पर हमला हुआ, जिंदा जलाने का प्रयास हुआ, उसके साथ खड़े नहीं हुए, ये दंगाइयों के साथ खड़े हुए। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। इनसे पूछिए कि मोहन चंद शर्मा क्या फर्जी एनकाउंटर करने गए थे? नहीं, मोहन चंद शर्मा क्या फर्जी एनकाउंटर करने गए थे? दिग्विजय सिंह ने क्यों कहा फर्जी एनकाउंटर था बाटला? कैसे कह दिया कांग्रेस पार्टी ने कहा? तो आपकी तो परिपाटी रही है अपराधियों के साथ खड़े होने की, आतंकवादियों के साथ खड़े होने की, उपद्रवियों दंगाइयों के साथ खड़े होने की। कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है, और आपकी प्रियंका वाड्रा उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रही है, उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रही है। आप बाटला एनकाउंटर को फर्जी कहते हो। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, दंगाइयों के पोस्टर लगे, तकलीफ प्रियंका वाड्रा को हुई। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तकलीफ प्रियंका वाड्रा को हुई। दंगाइयों के मकान कब्जा हुआ, दंगाइयों की संपत्ति कुछ हुई, प्रियंका वाड्रा को तकलीफ हुई। आखिर दंगाइयों के पक्ष में खड़े थे आप पुलिस वालों के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते? जो शहीद पुलिस वाले हैं उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते? 8 पुलिस वालों के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए? आप 8 पुलिस वालों के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए जो शहीद हुए हैं? उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों नहीं गए आप उनके घर पे? आप दंगाइयों घर जाते हैं जो पुलिस पर हमले करते हैं। 3.5 लाख पुलिस वाले आपको सुन रहे हैं, 3.5 लाख पुलिस परिवार आपको सुन रहा है कि आप दंगाइयों के साथ खड़े हो। मुझे लगता है एक एक करके हम अपनी बात रखते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है, बाकी उससे दिक्की जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। सवाल बड़ा यही है, ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश से जारी तो है यूपी सरकार का,
लेकिन जो सवाल विपक्ष की ओर से भी बार बार पूछा जा रहा है कि क्या ठोक दो की नीति सही है, इन सब के बीच नए अपराधियों की लिस्ट भी बन चुकी है। अब आगे सरकार कैसे बढ़ेगी और इस पर जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। ऑपरेशन ठोक दो पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं जवाब है सरकार का कि ये ऑपरेशन क्लीन तब तक जारी रहेगा जब तक अपराध मुक्त यूपी को नहीं बना लिया जाता है। इसी पर हल्ला बोल आप देख रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। वक्त की कमी है, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं ले पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 6000 से ज्यादा अब तक ऑपरेशन हो चुके हैं। योगी सरकार में 119 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि 13 पुलिसकर्मी, जिनमें से 8 पुलिसकर्मी कानपुर वाले भी शामिल हैं। ये अब तक का बड़ा आंकड़ा, लेकिन ये कहां पर जाकर थमेगा, ये बड़ा सवाल। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।